सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को कोई भी मेडिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अराउंड 10% सिजेरियन सेक्शन रेट होना चाहिए। इट हैज गॉन अप टू 20-25%, एंड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स इट मे गो बियॉन्ड दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेटिंग द पेशेंट। Hello everyone, welcome to Elite Moms where we are celebrating precious moments. Hi sir, हाय, how are you? गुड। सबसे पहला सवाल जो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन टुडेज टाइम्स काफी लोग सी सेक्शन के लिए जाते हैं, सी सेक्शन होते हैं। अगर फर्स्ट सी सेक्शन है तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज कि हम नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं? अगर आपको क्या लगता है सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? मुझे तो डर लगता है कि कैसे होगा। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। यस, देयर इज ऑप्शन, एंड सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी है ओह, और वो बहुत अच्छी है। अच्छा। और ये जो प्रोसेस है इसको टुलैक कहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। या ओके, तो आपके हिसाब से कौन वो लोग हैं या कौन वो लेडीज हैं जो टोलैक के लिए जा सकती है अगर उनका सी सेक्शन हुआ है पहले? अगर देखा जाए ब्रॉडली तो जिनका भी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो वो सिजेरियन सेक्शन का कुछ ना कुछ कारण नहीं है। जी। तो ये कारणों में या ये इंडिकेशंस में हम दो ब्रॉड डिविजन होती है। एक होता है रिकरेंट इंडिकेशन, एक होता है नॉन रिकरेंट इंडिकेशन। ओके। रिकरेंट इंडिकेशन मतलब बार 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 वही इंडिकेशन सामने आएगा, जी। तो लाइफ टाइम देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ओके। नॉन रिकरेंट इंडिकेशन मतलब जो उस प्रेगनेंसी के लिए लागू था और इस प्रेगनेंसी में शायद नहीं रहेगा, तो इस तरह से पहले इंडिकेशन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लेबर की प्रोसेस को देखेंगे, डिलीवरी की प्रोसेस को देखेंगे, जी। इसमें तीन चीजें रहती। वन इज अ पैसेज, दैट इज बर्थ कैनाल। जी। वन इज द पैसेंजर, ओके, दैट इज द fetus, Fingers. एंड द थर्ड इज द पॉवर, दैट इज कॉल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थ्री पीस में जो कंसिस्टेंट है वो है पैसेज। तो पैसेज विल नॉट बी चेंज इन फर्दर प्रेगनेंसी। तो जो अगर पैसेज रिलेटेड अगर रीजंस होंगे तो दैट विल बी अ रिकरेंट इंडिकेशन। तो उस केस में जैसे ट्रायल पहले सी सेक्शन से पहले पूरा हो गया है, एकदम पूरा खुल गया है एंड बेबी नीचे आ गया था, फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाई, so that means passage is not adequate. So in those cases we will not going to try the TOLAC. Okay. But other cases में हम ये चीजें कर सकते हैं। अभी जैसे इसमें प्री रिक्विजिट होती है, इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन मतलब किस पेशेंट्स में करने हैं, किस पेशेंट में नहीं करने। और प्री रिक्विजिट कौन सी कंडीशन फुलफिल होने के बाद करना है, या ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो नहीं करना है। ऐसे ये ब्रॉडली डिवीजन होता है। तो मैंने जैसे बताया रिकरेंट और नॉन रिकरेंट इंडिकेशन, उसमें तो हम देखेंगे। जी। दूसरा होता है कि पेशेंट को कोई भी मेडिकल और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। जी। जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बेबी का ग्रोथ कम है, मतलब मैटरनल एंड फीटल कोई भी कॉम्प्लिकेशन बेबी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होनी चाहिए। इस पेशेंट में जो ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब जो पेन्स का आना है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अगर वो स्पॉन्टेनियस नहीं है तो लेबर हम इंड्यूस नहीं कर पाएंगे इन द केसेस ऑफ प्रीवियस एलिसिस, बिकॉज प्रीवियस एलिसिस में स्कार रप्चर के चांसेस हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन आगे चीज होती है कि ये जो सेटअप है जहाँ पे हम करेंगे वो सेटअप वेल इक्विप्ड होना चाहिए। जो ऑब्स्टेट्रिशियन टीम है, जो पूरी टीम है वो वेल ट्रेन होनी चाहिए तो लैक इंजेक्ट करने की। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन थिएटर की हमेशा तैयारी रहनी चाहिए कि इन एनी टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम सी सेक्शन करना पड़ा तो उस सी सेक्शन की तुरंत तैयारी हो जाए। राइट। सो जैसे आपने अभी बात करते करते मेंशन किया कि स्कार रप्चर हो, सो आई गेस ये मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स में ये डाउट हो सकता है या फिर ये सवाल आ सकता है दिमाग में कि क्या होगा अगर मेरा पहले का जो सेक्शन का स्कार है वो रप्चर हो गया ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या कैसे आप उसको आउटरेट करोगे? थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इसके बाद। जी। अगर हम परसेंटेज ऑफ सीजरियन सेक्शन की बात करेंगे ओके। तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अराउंड 10% सीजरियन सेक्शन रेट होना चाहिए। मतलब अगर 100 डिलीवरीज होगी उसमें से 10 होनी चाहिए सी सेक्शन की। Okay, but nowadays, because of many lifestyle changes, maybe the education factors, maybe the fear factor, and whatnot. Right. So because of this, C-section rate got high. Right. अभी अगर
जनरली अगर देखा जाए तो 2016-17 का डेटा बताता है इट हैज गॉन अप टू 20-25% तुरंत एंड इन भैया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इट मे गो beyond that. Okay, but this C-section rate is going higher and higher. अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बाद में ये 50% क्रॉस कर देगा, हमें मालूम ही नहीं चलेगा। तुरंत अगर हम भैया। डर के अगर बैठेंगे तो 100% सी सेक्शन भी हो सकता है, बट सी सेक्शन का कॉम्प्लिकेशन का जो परसेंटेज देखेंगे, बिकॉज हमें फैक्ट्स देखनी चाहिए। डर से अगर हम डिसीजन लेंगे, इमोशनल ड्रिवन डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन बहुत बार गलत भी हो सकता है। सी सेक्शन के केसेस में अगर हम 2 लाख के लिए जाते हैं तो परसेंटेज ऑफ स्कार रप्चर इज नॉट मोर देन 1%। ओह, इट्स नॉट मोर देन 1%। अगर 100 पेशेंट का ट्रायल करेंगे तो उसमें से एक पेशेंट का शायद स्कार रप्चर का हो सकता है। टू मिटिगेट दैट हम कंटिन्यूअस फीटर मॉनिटरिंग का एक प्रीरेक्विजिट होता है जो टोलैक के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूअस फीटर मॉनिटरिंग मतलब हम ड्यूरिंग लेबर बेबी के हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, ये हार्ट रेट में कोई भी चेंज अगर आ जाता है तो दैट विल इंडिकेट, दैट विल वार्न अस कि अब इसका रप्चर हो सकता है। इमीडिएटली वी कैन कन्वर्ट दैट टोलैक इनटू सी सेक्शन, सी सेक्शन। तो इसलिए हम इससे डर के अगर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्कार रप्चर एंड टीम शुड बी ट्रेन्ड टू कंडक्ट द टोलैक। एज यू मेंशन टीम ट्रेन होनी चाहिए। उनके हिसाब से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी टीम में कि वो टोलैक रेडी है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए या नहीं? देखिए, टूलैक रेडी होने के लिए द टीम शुड बी रिपीटेडली हैंडल एंड कन्फ्रंट दोस काइंड ऑफ केसेस जहाँ की रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए टूलैक करने की। टूलैक जैसे ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजर सेक्शन डज नॉट गिव अ गारंटी ऑफ वैजाइनल डिलीवरी। जी। अगर वो वैजाइनल डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोलेंगे वी बैक वर्ड आफ्टर सीजर सेक्शन। लेकिन अगर हम अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुए तो उसको रिपीट सी सेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज रिपीट सीजर सेक्शन, तो आरसीसी ऐसा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज अगर देखेंगे और इसमें जो भी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व है, वन इज लेबर स्टाफ जो मिडवाइफ्स होती है, जो नर्सेस होती है, देन डॉक्टर्स होते हैं जो ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ पे पेशेंट को लेबर मॉनिटर करते हैं, देन द बर्थ कंपेनियन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूजुअली मॉम्स होते हैं, कभी सिस्टर भी रह सकती है, बर्थ कंपेनियन, रिड्यूशन द पेन लॉट, देन एपिडुरल है जैसे कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर बहुत वेल इक्विप्ड और कभी भी तैयार होना चाहिए। 24 अवेलेबिलिटी हो, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मतलब जब भी अगर जरूरत पड़ी सी सेक्शन करना है इन मिडिल ऑफ नाइट और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें सी सेक्शन के लिए एक रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमें हैंडल करना है, तो ब्लड की भी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेटिंग द पेशेंट। The patient, मतलब जो lady, the pregnant lady should be convinced to go for the Tulan. If she is not ready, then we cannot do anything. उसके लिए अगर ये डर को हटा के हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर कराएंगे, तो फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करेंगे, खुद भी रेडी हो जाएगा। दैट इज अ नेचुरल वे। अगर नेचर को सी सेक्शन ही रखना होता तो डिलीवरी वैजाइनल होती नहीं। बिल्कुल, ऑलवेज वी बिलीव दैट नेचर्स वे इज ऑलवेज राइट। सो डॉक्टर, अभी अगर कोई पेशेंट है जो लास्ट मिनट लाइक ऑनसेट ऑफ 8th और 9th मंथ आपके पास आते हैं, तो क्या आप उन्हें टोलैक सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली ऑप्शंस आर ओपन फॉर ऑल। जो टूलैक जो ऑप्शन है वो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट आप हमारे पास करा रहे हो या कहीं पे दूसरी जगह पे करा रहे हो। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि ससुराल में उनकी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट चल रही है और मैं के यहाँ पे डिलीवरी के लिए होते हैं। तो बहुत बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं एग्जैक्टली 37 वीक 36 वीक जिनका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है और उन्हें ये भी मालूम नहीं होता है कि ये सी सेक्शन के बाद मेरा एक वैजाइनल डिलीवरी हो सकता है। बिकॉज नाउ द बिलीफ इज वन सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन, ऐसा ही हो गया। तो इट इज नॉट द ट्रूथ। The truth is you can go for the trial of labor, that is टोलैक। वो टोलैक के लिए हम ये पेशेंट अगर जैसे 9th मंथ में 36 वीक्स 37 वीक्स में आते हैं तो पहले हम उनको बोलते हैं कि आप पूरा फाइल आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी का लेके आइए। जी, बहुत बार पेशेंट को आज खुद मालूम होता है कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये सारी जानकारी होती है। फिर भी फाइल मंगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन सही मायने मेडिकल टर्म्स क्या है, इंडिकेशंस क्या था, तो वो हमें पता चले, सो दैट वी कैन डिवाइड इट रिकरेंट इंडिकेशन एंड नॉन रिकरेंट। मतलब वो फिट हो रही है क्या। अगर उनका फुलफिलमेंट है इंडिकेशंस का, अगर सारी प्रीरिक्विजिट बैठ रही है, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर ये पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं। बिकॉज एट एलिट मॉक्स वी हैव अ कंप्लीट ट्रेन टीम एंड सेटअप फॉर द टूलैक। जी, उनकी रिपीटेडली
रेगुलरली डू दैट, तो हम उनको वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार मोटिवेट भी करना पड़ता है, बिकॉज डर तो होता ही है। हाँ, बिकॉज डर होता है सी सेक्शन का, पहले स्कार रप्चर होने का, दूसरा डर होता है पेन का, तीसरा होता है कि बहुत बार लोग मतलब अपने सहयोगियों से बात करते हैं, अपने घर वाले मेंबर से बात करते हैं कि Influence होता हाँ इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको बताना बहुत जरूरी होता है। वो काउंसलिंग सेशन लगभग आधे घंटे का होता है, मतलब उसमें हमें एक प्रेग्नेंट लेडी, उनके हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स को सबको काउंसिल करना पड़ता है एंड उनका फुलफिलमेंट देखना है। मतलब वो क्लिनिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, Okay. अगर फुलफिल कर रहे हैं तो जरूर हमें टूलैक के लिए जाना चाहिए। टूलैक पॉसिबल है, द सक्सेस रेट ऑफ टूलैक इज वेरी, मतलब अगर हम टूलैक का सक्सेस रेट देखेंगे तो इट्स मोर देन 70%, Okay. which is as compared to a normal delivery right now। मतलब अगर हम सारे 100 पेशेंट देखेंगे जो कि पहली बार डिलीवरी के लिए ये कर रहे अप्रोच कर रहे हैं, तो उनमें अभी का जो परसेंटेज सी सेक्शन का वो 30%, तो हुआ वजाना डिलीवरी का 70%। Right. The similar success rate is there in टूलैक। तो Yeah. तो जैसे आपने अभी पेन्स की बात की, आई एम वेरी श्योर हमारे ऑडियंस में बहुत लेडीज को ये डाउट होगा वेदर इज देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर सेकंड प्रेगनेंसी है, बट इन दिस केस स्पेशली जहाँ पहला सी सेक्शन हुआ है, लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा के लिए जाना चाहती हूँ तो क्या इस बार मुझे पेन्स ज्यादा होंगे लेबर में अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना चाहूँ तो? पेन्स का इंटेंसिटी ज्यादा कम ये ऐसा नहीं डिफाइन किया जा सकता, बिकॉज इट पेशेंट टू पेशेंट दैट वेरी because it depends upon the tolerance of the patient. Right. Okay. Right. But even if the TOLAC is a vaginal delivery का process same handle होता है वहाँ पे, तो initial stage of labor जो होता है that is called a latent phase of labor, और जी। हम early labor जी। जिसमें कि थैलिका हो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मतलब 30% 40% खुलने तक हमें वेट करना पड़ता है। उस टाइम पे पेन वैसे भी माइल्ड है, जी। उस टाइम पे हम एनालिसिया करके एक प्राइमरी मेडिसिन दे सकते हैं। बट हाँ, उसके बाद एक्टिव फेज ऑफ लेबर में हम पेनलेस डिलीवरी करा सकते हैं टूलैक। पेनलेस मतलब द पेशेंट विल नॉट फील द परसेप्शन ऑफ पेन होगा ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, लेबर प्रोग्रेस होगा, बट पेशेंट को पेन जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं होगा। दैट इज द लेबर एनालिसिया, एपिडुरल एनालिसिया बोलते हैं उसको। तो वो दिया जा सकता है प्रीवियस सी सेक्शन में हम ट्रायल करते हैं तब, और ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसेस है, ठीक, बेबी के लिए भी सेफ है, मदर के लिए भी सेफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंप्लायंस है पेशेंट फॉर द ट्रायल ऑफ लेबर वो बढ़ जाता है टिल द एंड, या जब तक हम मूवमेंट नहीं आता सेलिब्रेशन का तब तक हम वेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से ये टोलैक को सब कुछ चला सकते सो डॉक्टर क्या आप मुझे आप बताएंगे कि ये जो टोलैक है ये हम स्मॉल सेंटर्स, स्मॉल गायनेकोलॉजिक सेंटर या फिर स्मॉल हॉस्पिटल्स या फिर होम बर्थ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर हम थोड़ा इंटीरियर्स में जाए, कंट्री साइड जाए, गांव में जाए जहाँ पर इक्वल फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या वहाँ टोलैक के लिए लोगों ने जाना चाहिए? रियली गुड क्वेश्चन। टोलैक के लिए जो हमारी प्रीरिक्विजिट है वो पूरी पूरी तरह से फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, जी। अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेशन का अपीयरेंस या कॉम्प्लिकेशन का अकरेंस हमें समझेगा ही। And complications can be handled only when they can be predicted and they can be detected। अगर जल्दी डिटेक्ट हुआ तो ही कॉम्प्लिकेशंस को हम टैकल कर सकते हैं। तो होम बर्थ के लिए स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि होम बर्थ वैसे भी नेचुरल वेजाइनल डिलीवरी में भी होम बर्थ नहीं करना चाहिए, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, कम से कम मिडवाइफ तो जरूरी ही है। तो home birth is not recommended for the TOLAC definitely, and even for the smaller setups who don't have the facilities like 24 hours operation theater, then 24 hours availability of anesthesia, then 24 hours availability of blood bank, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है on the part of the hospital where we do conduct this TOLAC। then continuous monitoring facility होनी चाहिए, बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, and the trained team। The team does not need the only gynecologist, बिल्कुल, because एक gynecologist ये सारा कुछ काम नहीं संभाल सकता, उनके पास ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन gynecologist है उनके पास असिस्टेंट डॉक्टर की टीम भी अच्छी होनी चाहिए, सारी मिडवाइफ जो नर्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिनका सारे लोगों का ट्रेनिंग टोलैक कंडक्ट के लिए होना चाहिए, प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट मोडेलिटीज होनी चाहिए सारी। तो ये सारी चीजें अगर अवेलेबल है तो ही टोलैक के लिए जाना चाहिए। जितना कि मैं समझ पा रही हूँ टोलैक एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट
ना सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट बट एक कंप्लीट टीम के साथ होना चाहिए। ये सो टू एंड टुडेज कॉन्वर्सेशन, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ये 2 लाख का सक्सेस रेट कितना है और आप कितना रेकमेंड करते हैं कि जिनका फर्स्ट सी सेक्शन है उन्होंने 2 लाख के लिए जाना चाहिए, कितना परसेंटेज? 2 लाख का सक्सेस रेट मैंने अगर बताया तो जैसे 2 लाख का सक्सेस रेट 70% के करीब है। अगर हम 100 पेशेंट्स 100 प्रेग्नेंट लेडी हो जिनका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है उनको ट्रायल देंगे तो 70% लगभग सक्सेसफुल हो गया। ओके, अप्रोच जरूरी यही होना चाहिए कि हर जो भी ट्रेन ऑब्स्टेट्रिशियन या जो लोग कर सकते हैं उनके इंस्टीट्यूट में उन्होंने ये अप्रोच रखना ही चाहिए कि 2 लाख करें, करें। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे नेशन वाइड अगर सी सेक्शन का परसेंटेज बढ़ता ही चला जाएगा। एंड फिगर्स हैव शोन, मतलब अगर टू द सरप्राइज अगर हम देखेंगे 1995 द सी सेक्शन रेट वाज अराउंड 15%। ओ। अगर 2001 या 2 की सर्वे की बात करेंगे हम तो ये सी सेक्शन का परसेंटेज जो बढ़ गया था वो अराउंड 20% के लगभग है। उसके बाद 5 ही साल के बाद 2015-16 में ये सी सेक्शन का परसेंटेज 25 से 30% तक चला गया है। कुछ प्लेसेस में कुछ स्टेट्स में दिस सी सेक्शन परसेंटेज इवन अराउंड 45 to 50%। Oh my. And if we don't do tackle this problem in a such a way where already the system, everything is written in textbooks and the process is defined, the pros and cons are defined, and these kind of cases are being conducted in government hospitals even. So during post-graduate training also it is being taught how to conduct this TOLAC. So definitely जो practicing gynecologist है उन्हें ये approach लेना ही चाहिए जहाँ जहाँ possible। तो I strongly recommend TOLAC। Sir, I really wanted to ask you कि एक ही प्रेगनेंसी, एक ही लेडी के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए कि वो सेकंड प्रेगनेंसी 2 लाख के लिए जा सके? बहुत अच्छा सवाल है। पहला सी सेक्शन होने के बाद जैसे बेबी का बर्थ हो गया वो डेट से हम पकड़ेंगे। ओके, जब का सी सेक्शन का डेट तो इससे 18 महीने मिनिमम होने चाहिए। अब ये 18 महीने क्यों होने चाहिए? बिकॉज 18 महीने से पहले वो जो स्कार की इंटीग्रिटी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी। अभी स्कार की इंटीग्रिटी में अगर हम बात करेंगे तो स्कार जो है मतलब पहला जो सी सेक्शन जहाँ से हुआ तो वो यूट्रस के ऊपर एक छेद लगाया गया जी, वहाँ पे एक इंसिजन लिया गया। जी, ये वुंड हीलिंग के प्रोसेस में जब वो स्कार हील होगा तो जब वुंड हील हो जाएगी तो इट विल नेवर रिगेन द 100% इंटीग्रिटी, मतलब उस तरह का स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन दैट स्कार इज अराउंड 90-95% and that maximum strength that uterus will gain at around 18 months। So minimum उतना ही गैप होना चाहिए क्योंकि उतना तो अगर उससे पहले अगर हो जाता है तो शायद मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं आई है स्कार में तो अब शायद 2 लाख के लिए नहीं जा क्योंकि रप्चर होने के चांसेस। रप्चर होने के चांस और वही कॉम्प्लिकेशन से लोगों का डर होता है। जी, इसीलिए हम 18 महीने तो मिनिमम को गाइड करते हैं कि 18 महीने आप प्लान मत करिए। और फिर भी अगर अभी का अगर सिनारियो देखेंगे तो बहुत बार लोग इतना गैप तो जरूर रखते हैं कि पहला बच्चा जब स्कूल जाने लगे तो ही दूसरे का सोच। एब्सोल्युटली। It was a great conversation with you, and I'm very sure कि हमारे जैसी जो काफी women हैं हमारे देश में जो सी सेक्शन पहले हो गया है, सेकेंड नॉर्मल चाहती हैं, पर बहुत डाउट्स हैं, उनके काफी डाउट्स आज आपने क्लियर किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।